बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। अलविदा 2018, वेलकम 2019। नाज़रीन, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत को खारजा और मुआशी महाज पर कई चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इन दोनों महाजों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखे हैं और गुज़िश्ता 4 माह में हमने देखा कि पाकिस्तान को बड़ी अहम कामयाबियाँ मिली हैं। ताहम अभी भी हमें बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और बिलखुसूस अगर हम मईशत की बात करें तो उसकी बेहतरी के लिए बहुत इक़दाम उठाना होंगे। 2018 में क्या खोया, क्या पाया, 2019 में क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें, खदशात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है दिफाई उमूर के माहिर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जबकि मुआशी उमूर के माहिर जनाब डॉक्टर शाह सलमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नई हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर अक़वाम आलम की ख़ास तवज्जो होती है। अगर हम नई हुकूमत की बात करें तो आलमी सतह पर साख बनाने के लिए इब्तदाई दिन बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। इन इब्तदाई दिनों के तासुर से ही साख भी कायम होती है। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने जो इब्तदाई दिन थे उनमें एक अच्छा तासुर कायम किया। अब जो हुकूमत की खारजा पॉलिसी है, आप इसको मजमूई तौर पर कैसे देख रहे हैं? सही ट्रैक पर आ गए हम खारजा महाज पर? जी, मेरा ख्याल है कि जो डायरेक्शन है वो हमने सही पकड़ ली है और इसमें ठीक है, इस हुकूमत का भी काम है, लेकिन कोई कुदरत की मदद भी इसमें शामिल है। और अगर मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसी डायरेक्शन जो कि पिछली हुकूमत मुतय्यन कर गई थी उसको आगे बढ़ाने में भी इस हुकूमत ने काम किया, तो टोटल ये 2-3 फैक्टर्स का आप समझ लें कि मजमूआ है। इंटरनेशनल लेवल पर जो चेंजेस अमेरिकन पॉलिसी में आई हैं उससे आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा है। हालांकि लगातार हमारे पर प्रेशर आ रहा था और पूरा बल्कि 2018 तो प्रेशर में गुजरा। ये सिर्फ आखिर में आकर आप ये कहें कि पिछले 1-1.5 माह में चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। उसके अलावा ये है कि जो जिस ब्लॉक की तरफ हमें ज़्यादा रुझान होना चाहिए था, रशिया, चाइना, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उसकी तरफ काम तो पहली हुकूमत ने शुरू कर दिया था, लेकिन उसको सही तरीके से, जो फ़ाल तरीके से उस डायरेक्शन में लेकर गए हैं, वो इसी हुकूमत का इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। उसके अलावा ये है कि जो यूएन में वज़ीर ख़ारजा की तकरीर थी वो मेरे ख्याल काफ़ी मौसर थी और फिर उसका थोड़ा सा बैकअप भी रहा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। और फिर आपको पता है कि जो ह्यूमन राइट्स की यूएन की कमेटी है उनकी रिपोर्ट आ गई, उससे आपकी जो ना खारजा इमेज है वो बेहतर हुई। और ये तो सबसे अच्छा तो ये हुआ जो अब आखिर में अमेरिका ने ये मान लिया कि जी अब आप ही बताएं, आपकी मदद के बगैर ये आगे काम नहीं चलेगा, और उन्होंने हमारी बरमला मदद मांग ली और पाकिस्तान बड़े शद्दोमत के साथ वो मदद करने में आगे बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ एक कमी जो मैं महसूस करता हूँ हमें उसको पूरा करना चाहिए, वो ये है कि दुनिया में देयर इज नेवर अ फ्री कप ऑफ टी। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में अमन जो है वो मुंसलिक है पाकिस्तान में अमन से, लेकिन सिर्फ ये अमन का झांसा देकर ऐसा ना हो कि हमसे सब कुछ करवा लें और जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको लुक आफ्टर ना करें। हमारे इंटरेस्ट ये हैं कि हिंदुस्तान का रोल जो है अफगानिस्तान में जो हमारे खिलाफ चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। हमारा इंटरेस्ट ये है मैं कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान की तरफ भी आऊँगा सर। डॉक्टर सलमान शाह साहब जी, मईशत की अगर बात करें, पायदार और देरपा मुआशी तरक्की नई हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। रुपए की कदर में बेतहाशा कमी, महंगाई में होशरुबा इजाफा, करंट अकाउंट खसारा, ये इंतहाई खतरनाक हद तक बुलंद है। आप हुकूमत की मुआशी पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2018 तो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो खासा डिज़ास्टर्स साल था, क्योंकि इसमें एक जो बहुत बड़ा था इशू वो था फाइनेंसिंग का। ग्लोबल जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है उसमें $30 अरब का गैप था, जिसमें से $18 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट का था और $10 अरब पुराने लोन्स की रिपेमेंट थी। और इतना बड़ा ये होल था जिसके लिए हमारे पास रिजर्व सिर्फ $8-10 बिलियन के थे। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम था। इसमें आई थिंक गवर्नमेंट जो है एक किस्म की फायर फाइटिंग में लगी रही, और जब से आई है तो वो इसी इशू में
उलझी हुई है। और विज़िट जो सऊदी अरेबिया का था और उसके बाद यूएई, कतर का अब विज़िट हो रहा है, फिर चाइना का विज़िट, मलेशिया का विज़िट, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ था कि ये गैप जो इस वक्त है, फाइनेंसिंग गैप, इसको कैसे पूरा किया जाए और इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज किया जाए। क्योंकि इतना बड़ा फॉरेन करेंसी का जो गैप है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। इसकी वजह से बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। और ये फॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए आए हैं और उससे कुछ हद तक ये शदीद जो अनसर्टेनिटी थी वो कुछ कम हुई है। लेकिन अभी भी, क्योंकि अभी आईएमएफ के साथ बातचीत चल रही है, वो अपनी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, तो उसके अभी भी इफ़ेक्ट्स हैं। और जब तक ये कोई प्रोग्राम होता नहीं है डिसाइड, उस वक्त तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी। सो पाकिस्तान ने इस असना में ऑलरेडी खासी डिवैल्यूएशन की है। जैसे आप ने कहा कि रुपये की वैल्यू खासी गिरी है, इंटरेस्ट रेट्स को भी इंक्रीज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी तरफ इशारा करती हैं कि एक अनस्टेबल इकॉनमी इनहेरिट की है इस गवर्नमेंट ने, और अब इसको खासी मेहनत करनी पड़ेगी अगर इसने इसको इवन कील पे लाने के लिए और इसको आगे इकोनॉमिक। तो जो इब्तदाई इक़दाम आते हैं वो ठीक है सर, उन्हें आप ठीक देख रहे हैं? देखें, जनरल डायरेक्शन तो मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत जो हेजिटेशन आती है जिसमें अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जो है पॉलिसी वो मीडिया में चलती है और मीडिया उसको और अनस्टेबल कर देता है इन अ वे। सो मिनिस्टर्स भी क्योंकि नए हैं, उनको टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें समझने में और करने में। बट जनरली डायरेक्शन यही है कि आपने वो गैप को पूरा करना है और उसके साथ साथ आपने इस्लाहात का प्रोग्राम बनाना है ताकि आपकी कंपेटिटिवनेस बेहतर हो, ताकि जनरल डायरेक्शन आपकी काफ़ी हद तक इकोनॉमी बेहतर जो है। है जनरल साहब, वो पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए हमेशा फ्रंट महाज पर अपना किरदार अदा किया है और अमेरिका ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान से ताउन भी मांगा। सारी दुनिया ने देखा बड़ी पेशरफ्त हुई इस हवाले से और बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त जारी है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से व्हाइट हाउस और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर नहीं है, नूरा कुश्ती का तासुर है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है एक पेज पर ये दोनों? जी देखिए, एक तो मेरा ख्याल इसमें बड़ा एक अच्छा सबक नज़र आना चाहिए हमारे उन लोगों को जो बहुत वावेला मचाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है। देखिए, फाइनल से तो हमेशा गवर्नमेंट की होती है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई उनको अकल की बात बताए या कोई और तजवीज़ दे तो उसको उस तनाज़र में देखना चाहिए। इसको ऐसे नहीं एक पेज पे तो कभी जब आपने अपने मशवरा देना हो तो ज़रूरी नहीं कि हूबहू आप वही बात कह रहे हो जो कि हुकूमत के ज़हन में या बाकी हुकूमत के बाकी लोगों के ज़हन में हो। जहाँ तक अमेरिका का ये ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सही फैसला किया है अफगानिस्तान के सिलसिले में। कम अज़ कम वो इसलिए कि उनके जर्नैल लगातार उनको सबज़बाग दिखा रहे थे और कह रहे थे कि बस अब ठीक होने वाला है, अब ठीक होना है। इसी चक्कर में 3 जर्नैल उनके यहाँ से अफगानिस्तान से चले गए बगैर कुछ अचीव किए, बल्कि हर जाने वाले जर्नैल की पोजीशन आने से के बाद ज़्यादा ख़राब थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब चाहे कुछ भी कहें, उसने अपनी विम्स पे ये फैसला किया या जो भी है, मेरा ख्याल है कि नी जर्क रिएक्शन उसका नहीं है। उसने काफ़ी देर इंतज़ार किया, उसके बाद ये फैसला किया। गो कि अभी भी इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि अभी भी असल में बात यह है कि अमेरिका के जो स्टेक्स हैं इस एरिया में वो इतने बड़े हैं। मैं सिर्फ उनका नाम ले देता हूँ, उनकी तफसील में नहीं जाता। रूस, चीन, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, पाकिस्तान के साथ से सीपैक। अभी ये आप देखें कि कैसे यहाँ से वो ये सारा कुछ छोड़ के चला जाए। अगर उसके बस में होता वो कभी ना जाता, लेकिन उसकी मजबूरी है। मेरा अपना ख्याल है वो ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये कोई ना समझे कि वो यहाँ अमन छोड़ कर जाएंगे। वो यहाँ पर बदअमनी के बीज बोकर जाएंगे। वो अपने कोई कंट्रैक्टर्स के हवाले कुछ काम करेंगे, हिंदुस्तान के हवाले कुछ काम करेंगे, शायद कुछ स्पेस ईरान को दे दें ताकि आपस में जो झगड़े वो चलते रहें। ये अब जो लोग यहाँ के रीजनल कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, रूस है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये अब इनकी स्वाबदीद पर है कि ये किस तरीके से अफगानिस्तान में अमन जो है उसको यकीनी बनाते हैं।
और इसका अमन को बेहतरीन किस तरीका हद तक ये है कि यकीनी जब हम बनाया कहते जा तो है सकता ना कि है? अफगान पाकिस्तान का भी इस समांतर सूरत हाल में बड़ा अहम। डॉक्टर साहब, जनरल डायरेक्शन की आपने बात की, वो ठीक समत में जा रही है। नई हुकूमत IMF से बेल आउट पैकेज लेने जा रही है। ये बेल आउट पैकेज नई हुकूमत की शराइत के बजाय IMF की शराइत पर मिलेगा और कर्ज मिलने की सूरत में बिजली, गैस, पेट्रोल, टैक्सेस, इन सब में इजाफा हो सकता है। आप नहीं समझते कि आने वाले दिनों में महंगाई, बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी? जी, जाहिर है कि अगर आपके पास 30 अरब डॉलर का गैप है और उस गैप को आपने फिल करना है और आपने इंश्योर करना है कि ये दोबारा गैप ना हो, तो बहुत कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। आपका जो फिस्कल डेफिसिट जो है, जो मालियाती खसारा है, वो भी 7-8% GDP का है, जबकि उसको 5% के ऊपर लाने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको टैक्सेस की बेहतरी बहुत करनी पड़ेगी और ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, अखराजात पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये चीज़ें जो हैं ये इकॉनमी को फिर स्लो डाउन भी करेंगी। इसके साथ साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जॉब्स के लिए। सो आपको एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बेहतर करने के लिए काम करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सी रिफॉर्म्स होंगी। सुर्ख फीते को बहुत कट करना पड़ेगा, हर्डल्स कम करने पड़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर को लाना पड़ेगा कि वो डेवलपमेंट में काम करें, रादर देन सारा जो वो पैसा है गवर्नमेंट को वो लेंडिंग करते हैं। सो बहुत मेजर इश्यूज हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये टोटली रीओरिएंट होने वाली है और इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, बेशुमार रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो रिफॉर्म्स अगर आप कर लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि एशिया में ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन सकता है। और एशिया में अगर किसी इकॉनमी का पोटेंशियल है वो यही है कि पाकिस्तान CPEC को बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा और पूरे यूरेशिया को कनेक्ट करेगा अरेबियन सी के साथ। उसके साथ साथ अगर अफ़गानिस्तान में कुछ अमन आता है और इस एरिया को ओपन अप किया जाता है और सेंट्रल एशिया जो है ये भी एक ओपन इकॉनमी की तरफ आते हैं, तो जो हमने ईस्ट एशिया में देखा था वियतनाम की जंग के खात्मे के बाद ईस्ट एशिया ने बहुत तरक्की की है, उसी तरह अगर अफ़गानिस्तान की जंग के बाद वेस्ट एशिया बहुत तरक्की करेगा और ये नया इंजन ऑफ ग्रोथ होगा दुनिया के लिए। क्योंकि इस खित्ते में बेशुमार रिसोर्सेज भी हैं, एनर्जी भी है, ऑयल एंड गैस के अलावा जो बहुत सारे मादनियात भी हैं, अंडर डेवलप्ड है, इसलिए डेवलपमेंट की बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और इसमें आप देख रहे हैं कि मेजर जो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इकोनॉमिक्स की तरफ जाया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे एरिया में ECO है जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक फ्री ट्रेड की बात करती है। तो सो पॉसिबिलिटीज़ हमारे इस खित्ते में बहुत ज़्यादा हैं जी। और अगर हम देखें कि CPEC दुनिया की तकरीबन सबसे बड़ी इकॉनमी जो चीन की है उसको कनेक्ट कर रहा है, नीचे उसको कनेक्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। जनरल साहब, पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत का बड़ा अहम पैगाम है कि वो अमन चाहते हैं। भारत से तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, मगर भारत सारी दुनिया देख रही है, अपनी हर धर्मी पर कायम है। जनरल साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, वो दरमियान में। जनरल साहब, हम भारत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो अमन का पैगाम दुनिया को दे रहा है, मगर भारत की हर धर्मी सारी दुनिया के सामने आया है और भारत से तमाम तर जो मसाइल हैं उनका हल मुज़ाकरात पर ही मुमकिन है। भारत में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, तवक्को की जा सकती है कि भारत इन इंतखाबात के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए, मगर एक बड़ा अहम सवाल इस हवाले से यह भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज मुस्तकिल दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रही है। आज भी अगर बात करें तो एक खातून को शाहकोट सेक्टर में शहीद कर दिया, 3 बच्चों को निशाना बनाया। कैसे इस मामले को रोका जा सकता है? भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर मजबूर किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि कुछ अवामिल ऐसे रूपजीर हो गए हैं जिससे कि आप देखिएगा कि भारत ज़रूर बातचीत पर आमादा होगा। और उसमें सबसे बड़ा जो बात है वो तो जो कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की जो तहरीक है, जो कि पॉलिटिकल तहरीक के तौर पे चल रही है और भारत उसको खामखा उसको काइनेटिक तहरीक में
धक्का दे के बनाना चाह रहा है, क्योंकि खुद उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम का वहाँ बाजार गर्म कर रखा है। तो वो अभी दुनिया के सामने वो तस्वीर आ गई है, क्योंकि वो जो ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया की जो सिविल सोसाइटी है, दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको अंदाज़ा हो गया है। यहाँ तक कि जो हिंदुस्तान की अपने लोग हैं, अपनी सिविल सोसाइटी है, उन्होंने भी इस बात को महसूस कर लिया है कि जो तरीक़ाकार भारत ने अपनाया है मकबूजा कश्मीर में, उसके उसके मुज़र असरात हैं और वो भारत के हाथ से निकला जा रहा है। इसके अलावा एक और जो फैक्टर है वो ये है कि जो भारत की इंतहा पसंद अनासर थे, उन्होंने जो कुछ किया पिछले 1-2 सालों में, उसका एक रिएक्शन आया है हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी में, और उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी कर दिया जो 3-4 जगहों पे जो इनकी अभी जो हालिया इंतखाबात हुए हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हो सकता है कि इंतखाबात से फ़ौरन पहले ही बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन बाद में तो लाजमी होगी, क्योंकि इंतखाबात में इनको ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा मेरे अपने अंदाजे में कि जो जनरल पब्लिक है हिंदुस्तान की, उनको ये रवैया पसंद नहीं आया इस हुकूमत का, और वो भी मेरा ख्याल चाहते हैं, अमन चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, और वो भी चाहते हैं कि बातचीत हो। अक्सरियत भारतीय जो पॉपुलेशन है वो मेरा ख्याल बातचीत चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, ये नज़र आ रहा है, ये क्राइम सामने है। तो उसके प्रेशर में और इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में भारत, और सबसे बढ़कर जो तहरीक चल रही है कश्मीर में, इन तमाम प्रेशर्स ये जो है मिलकर ज़रूर दबाव डालेंगे भारतीय हुकूमत पर, और पाकिस्तान से भी बातचीत करेंगे, कश्मीरियों से भी बातचीत करेंगे, और आइंदा साल 2019-20 में मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान और भारत के, थोड़े से उनमें तल्खी की में कमी आएगी। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सऊदी अरब की अगर बात करें तो उसने पाकिस्तान की मुआशी मैदान में बहुत ज़्यादा मदद की है, मुश्किल वक्त में मदद की। आजमाइश के वक्त मुत्तहदा अरब इमारात भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, जिससे हमारी गिरती हुई मईशत उसको यकीनन सहारा मिला। चीन से भी बातचीत जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF से कर्ज लेना आखिरी हल है, मजीद क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि वो तो हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा ना, ताकि हम बार बार ऐसी पोजीशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में ना आए। सो सिर्फ पैसा लेके अपने रिजर्व्स में रखना और उस तरह से स्टेबिलिटी क्रिएट करने से तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम डीप रूटेड हैं। आपके अदारे जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अदारे हैं वो बिजली के अदारे हैं और एनर्जी के अदारे हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में सबसे महंगी बिजली दुनिया की बन रही है, सबसे ज़्यादा चोरी इसमें यहाँ पे हो रही है। हर कॉन्ट्रैक्ट में लगता है जैसे कि खुर्द-बुर्द हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक मॉडर्न इकोनॉमी में पावर सेक्टर जो है वो इस तरह का पावर सेक्टर चल नहीं सकता। सो आपको वो पावर सेक्टर को दुरुस्त करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है पाकिस्तान का, वो इस वक्त दुनिया में तकरीबन सबसे ख़राब है और उसमें ज़्यादा सुर्ख फीता है और बेशुमार हर्डल्स हैं। उन सारी हर्डल्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स के लिए आपको साजगार माहौल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपकी हुकूमत के पूरे रेड कार्पेट डालना पड़ेगा इन्वेस्टर्स के सामने, और सबसे पहले आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर को बहाल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बयानात देखिए बहुत ज्यादा वज़ीर आज़म के इन्वेस्टर्स को साजगार माहौल के लिए ही किए जा रहे हैं। क्या अमली तौर पर इकदाम होते देख रहे हैं आप? जी, अभी उसमें कोई ख़ास खातर खा प्रोग्रेस नहीं हुई और वो होनी बहुत ज़रूरी है और बड़ी तेज़ी से हमें करना पड़ेगा। और उसके रूट कॉज में एक प्रॉब्लम FBR की भी है। FBR को भी आपको बिल्कुल रीवैम्प करना पड़ेगा, टैक्स की पॉलिसीज़ को बेहतर करना पड़ेगा, टैक्स रेट्स को कम करना पड़ेगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से करप्शन को फारिग करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी और एक आसान सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें हर शहरी अपना रोल अदा कर सके टैक्स पे करके। सो अगर आपके ये अदारे हम ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर हमारा जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर हमारी ये कम्पेटिटिवनेस के जो हम रिफॉर्म्स करेंगे उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इस वजह से हो सकती है। इसलिए है कि पाकिस्तान और कश्मीर यकजान दो कालिब हैं।
भारत ने कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। इमरान खान की हुकूमत ने कश्मीरियों की इस हवाले से खोलकर हिमायत कर दी है। वजीर आजम ने गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने मामला उठाया था, खत भी लिखा था उन्हें। इस मामले में हम देखते हैं कि फॉलोअप इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। इस पर क्या हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए? जी, मेरा ख्याल ये बड़ा ज़रूरी सवाल आपने उठाया, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कि नहीं उठाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में सुफरा की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सबको बुलाकर फ़ॉरेन ऑफिस ने ब्रीफ किया है। ये मैं बिल्कुल आपके इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सफारतकारी की भी एक लिमिट होती है। उसके अलावा जो आपका डायस्पोरा है बाहर के मुल्कों में, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी गाइड करने की ज़रूरत है थ्रू आवर एम्बेसीज, कि वो किस तरीके से अपना बयानिया जो है वो आगे लेकर जाएं और उनको ये मुहैया करें वो तमाम मालूमात जिनकी बुनियाद पर वो बाकी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। उसके अलावा लॉबिंग का एक बड़ा तरीका है दुनिया में राइज है, ऑल्दो कि इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी बाकी चूँकि मुल्क इसको इस्तेमाल करते हैं, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो कश्मीरी जद्दोजहद है, इसको जितना ज़्यादा हम मुश्तहर कर सकें और जितने मज़ालिम हैं हिंदुस्तान के, जितना ज़्यादा उनको हम दिखा सकें, उसके लिए असल में एक और हमारे यहाँ एक कमी है, और वो है इंग्लिश मीडिया की या फॉरेन लैंग्वेज मीडिया की। अभी कुछ चैनल्स शुरू हुए हैं, देखते हैं कोई इस लेवल का चैनल अगर आ जाए जिसको कि दुनिया सुने। अभी तो पीटीवी के अलावा और किसी का इंग्लिश प्रोग्राम सुना नहीं जाता। तो मेरे ख्याल दूसरी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, या कम से कम सोशल मीडिया के छोटे छोटे क्लिप्स दिखाने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत सा काम ऐसा है जो कि फॉलोअप के तौर पे किया जा सकता है, लेकिन ये भी मेरा अंदाज़ा है कि जिस नहज पे अब ये पहुँच चुकी है तहरीक आज़ादी की, अभी इसको दबाया नहीं जा सकता। बस ये एक वक्त है कि कब वो टाइम आएगा जबकि कश्मीरियों को इनके इस्तिबदाद से आज़ादी हासिल होगी और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान के वादे पर ये तमाम काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये सोचना कि हम जब मजबूत हो जाएंगे, जब हमारी माशी सूरत हाल ठीक हो जाएगी, जो कि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि उस वक्त फिर हम कश्मीर को देख लेंगे, भाई ऐसी बात नहीं है। कश्मीर में आग आज लगी हुई है, और अगर आज आप इस आग को ना बताएं पूरी दुनिया को कि ये आग किस वजह से लगी हुई है और किस लेवल की लगी हुई है, तो बाद में शायद इस पर अगर काबू खुदा ना यही सवाल है ना सर, जिस तरह हम बता रहे हैं ठीक तरीका है सारी दुनिया को, क्योंकि जिस तरह भारत पाकिस्तान की किरदार कशी करता है आलमी दुनिया के सामने, क्या हम भी उस तरह भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं? जी नहीं दिखा पा रहे। मेरा ख्याल है कि उसमें वो अधूरा है, वो मामला चल जरूर है। यही मैंने जिन अवामिल का जिक्र किया कि जिस इलाकों में कोशिशें करने की ज़रूरत है, डायस्पोरा को इक्विप करें, लॉबिंग करें, ऐसे चैनल्स मीडिया के खोलें जिसकी ज़ुबान दुनिया समझती हो, सोशल मीडिया में दूसरी ज़ुबानों में ये चीज़ें क्लिप्स आगे चलाएं। मेरा ख्याल है बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अभी हम काफ़ी पीछे हैं। उसके लिए मुझे नहीं पता कि कितनी जिम्मेदारी फॉरेन ऑफिस की है। बहुत ज़्यादा इक़दाम मज़ीद करने होंगे। डॉक्टर साहब, मुल्क में एक्सपोर्ट कल्चर के बजाय हम देख रहे हैं इम्पोर्ट कल्चर की हौसला अफजाई की जा रही है। माशी तरक्की के लिए कौमी यकजहती का होना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं समझते कि एक मिसाक़ मईशत की ज़रूरत महसूस की जा रही है? जी देखें, बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और हम देख रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग दुनिया में तकरीबन बॉटम 20 में है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बहुत हाई है और उस कॉस्ट को नीचे लाने की ज़रूरत है, जिसका मतलब ये है कि आपकी एक तो इनपुट कॉस्ट जो है, जिसमें सबसे बड़ी कॉस्ट एनर्जी कॉस्ट है, वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव प्राइस नहीं है। पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव बिजली है, बहुत एक्सपेंसिव गैस है। उसके साथ साथ हमारी जो लेबर है वो खासी अनस्किल्ड है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बच्चों को हमने पढ़ाया नहीं है, साइंस नहीं कराई, मैथमेटिक्स नहीं कराया, और ये चीज़ों में हम अब खासे पीछे रह गए हैं और उसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में ये बड़ी बड़ी सनतें नहीं लगी। जैसे आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, इंडिया में भी अब हम देख रहे हैं बहुत बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जो वहाँ पे प्रोडक्शन करती हैं और उस प्रोडक्शन को पूरी दुनिया में लेके जाती हैं, लेकिन उस तरह की कंपनियां पाकिस्तान में नहीं हैं, और पाकिस्तान में उस तरह की बड़ी मल्टीनेशनल्स ने आके इन्वेस्ट भी नहीं किया। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी कंपनीज जो हैं इनको हम
ऐसी इन्वायरमेंट दें जिसमें ये लग भी सकें, उसके बाद बड़ी भी हो सकें और फिर ग्लोबल भी बन सकें। और यहाँ से जो प्रोडक्शन है, क्योंकि हमारी आबादी इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है और इसमें बहुत बड़ा यूथ बल्ज है, और इस यूथ बल्ज को अगर हमने एम्प्लॉय करना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में होगी और हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर होगी और नॉलेज इकोनॉमी होगी। ये 3 चीज़ों को लेके हमने आगे चलना है और उसमें हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और बल्कि उसको हमें अच्छी तरीके से मैनेज भी करना पड़ेगा। सो ये बड़े चैलेंजेस हैं जिनको पाकिस्तान में ओवरकम करना है। अपने जो वसाइल हैं उन पर किस तरह इन्हिसार किया जा सकता है? डॉक्टर सलमान शाह साहब, खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक की जानिब जाना होगा, जिसके बाद बात के जो बातें बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म की जानिब से की जा रही हैं कि मुल्की वसाइल पर इन्हिसार किस तरह किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो भारतीय मदाखलत है, कलअदम तंजीमों के साथ रॉ का गठजोड़ है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान में अंदरूनी दहशतगर्दी में भी मुलविस है। कलअदम तंजीमों, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का गठजोड़ किसी से पोशीदा नहीं है। कराची में गुज़िश्ता दिनों हमने देखा, चीनी कॉन्सुलेट में गुज़िश्ता दिनों जो हमला हुआ, इसमें बैरूनी अवामिल कार फरमा थे। जनरल साहब, इस चैलेंजेस से निपटने के लिए, इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे एक पेज पर हैं। अंदरूनी खतरा से कैसे निपटा जाए? जी मेरा ख्याल है कि जहाँ तक तो इस ख़ास किस्म की जंग को समझने की बात है, उस पर तो एक पेज पर हैं। ये जिसको हाइब्रिड वॉर कहते हैं, और बल्कि हमारे कुछ बहन भाई तो ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने ये हाइब्रिड वॉर का वावेला खड़ा करके या हवा खड़ा करके अपनी अहमियत को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बात बिल्कुल इसके बरक्स है, क्योंकि अगर अफवाज पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर की बात कर रही हैं, और हाइब्रिड वॉर जैसे आप और हम सब समझते हैं कि इसमें गैर फौजी अवामिल जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसमें पॉलिटिकल, इसमें डिप्लोमेसी, इसमें इकनॉमिक्स और इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो तो बल्कि दूसरे इदारों को की अहमियत की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस जंग को समझने की हद तक तो एक पेज पर हैं हुकूमत और अफवाज, लेकिन इस जंग को लड़ने की जहाँ तक बात है बिल्कुल एक पेज पर नहीं है। क्योंकि ये सारा कुछ अगर इस एक्सपेक्ट किया जाए कि अफवाज इसका मुकाबला करेंगी तो नहीं कर सकती। अफवाज इस बात का मुकाबला नहीं कर सकती कि जो ज़हनी मुनाफरत फैलाई जा रही है उस पर कैसे काबू पाया जाए, जो नौजवानों को ख़िलाफ़ किया जाता है अपने मुल्क के, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के, उनको कैसे काबू किया जाए, जो हमारी तरबियत गाहों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूलों में जिस तरीके से एक ख़ास किस्म की सोच परवान चढ़ रही है, उस पर कैसे काबू किया जाए, जिस तरीके से हमारी इकॉनमी को अंडरमाइन किया गया है और इकनॉमिक हिटमैन के ज़रिए हमें तकरीबन ये मजबूर किया गया कि हम अपने पैसे को गलत जगह इस्तेमाल करें और कोई डेवलपमेंट का काम ना कर सकें। ये सारी चीजें जिसमें फौज का कोई किरदार नहीं है। आपका इशारा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की तरफ है, उससे निपटने के लिए बड़े इकदाम हुकूमत की जानिब से भी किए जा रहे हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुल्की सरमायाकारों, इंडस्ट्री मालकान को रिलीफ मिलने से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी होगी। पाकिस्तान की ज़मीनें सोना उगल रही हैं, ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मादनियात यहाँ निकलती हैं, गैस के ज़खायर तक यहाँ दरियाफ्त हो रहे हैं। मुल्की वसाइल पर इन्हिसार की पॉलिसी की ज़रूरत महसूस भी की जा रही है, इसकी बातें भी की जा रही हैं। हुकूमत ने जो होमवर्क किया है, इस हवाले से कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने काम शुरू किया है, जो डैमों के बारे में मुहिम चली है पाकिस्तान में। ये आपको पता है कि पिछले 40 साल से हमने कोई डैम नहीं बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त इम्पोर्टेड बिजली ले रहा है और इम्पोर्टेड खाना भी हमारा बाहर से आता है। बहुत सी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमने अपने पानी के वसाइल जो हैं उनको ज़ाया किया है, कोई डैम नहीं बनाए जिससे सस्ती बिजली बन सकती थी। इरिगेशन नेटवर्क को हम नहीं लेके गए, थर तक नहीं लेके गए, चोलिस्तान तक नहीं लेके गए, जो मशरकी बलोचिस्तान है वहाँ पे नहीं पानी लेके गए, KPK में फाटा के एरिया में हम पानी नहीं लेके गए। तो हमने डैम्स नहीं बनाए और उसकी वजह से 40 साल से आप देखें पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत इम्बैलेंस है कि आपकी नेचुरल रिसोर्स जो है उसको आपने फुली एक्सप्लॉइट नहीं किया।
उसके साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देखें तो हमने सिर्फ यहाँ पे गंदम, कॉटन और शुगर केन को तरजीह दी है, लेकिन अब तो दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं जो बहुत हाई वैल्यू एडेड क्रॉप्स हैं, जिसमें ट्रेड होती है, उसमें फ्रूट्स हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर है, उसमें बेशुमार जो वेजिटेबल की किस्में इकसाम हैं वो हैं, और रॉ मटेरियल भी बनते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो वो भी नहीं किया। वो भी नहीं किया। इन पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल साहब, आर्मी चीफ की बात कर लेते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुतादिद गैर मुल्की दौरे किए जिसके बड़े मुस्बत असरात सामने आए, और मौजूदा दौर में ईरान, मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब से हमारे तारीख साज ताल्लुकात हैं, वहाँ से कर्जा भी पाकिस्तान को मिल रहा है। सिफारतकारी के महाज पर सिपह सलार ने जो अहम पेश कदमी की है, उससे जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें थी वो अब सब नाकाम होती नजर आ रही हैं। किस तरह देखते हैं आर्मी चीफ के इस किरदार को आप? जी, मेरा ख्याल ये बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो आपको पता है कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के अलावा मिलिट्री डिप्लोमेसी भी दुनिया का एक माना हुआ तरीक़ाकार है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आर्मी चीफ ने जो दौरे किए हैं वो मिलिट्री डिप्लोमेसी प्लस उसको कहना चाहिए, इसलिए कि वो तकरीबन पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की जो हदूद है उनको वो टच करते हैं, और इस पर लोग एतराज़ भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कोई आपका हाथ बटाए आपका काम करने में या साथ आपके चले तो इसमें बुराई क्या है, और ख़ासकर अगर वो कारगर हो। और वो कारगर इसलिए है कि ये जिन मुल्कों के दौरे ख़ासकर मिडल ईस्ट में बहुत असर रसूख है अफवाज पाकिस्तान का, कहीं पर पाकिस्तानी नेवी के ट्रेंड लोग मौजूद हैं, कहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रेंड लोग मौजूद हैं, बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड लोग मौजूद हैं। हमारे ऑफिसर्स जाते हैं बाहर तो वो उनके साथ इकट्ठे कोर्सेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और फ़ायदा उठाया जा रहा है, और बिल्कुल फ़ायदा उठाया जा रहा है। डॉक्टर साहब के दौरों का इमरान खान ने अपने मंशूर में ऐलान किया था हाउसिंग स्कीम का, नौजवानों को नौकरियां फराहम करने का। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से इब्तदाई तौर पर काम भी शुरू कर दिया चंद शहरों में। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, 5 साल, मुल्क की मईशत आपके सामने है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम से आप हैं मुतमईन? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान में हाउसिंग की बहुत शॉर्टेज है, बहुत बड़ी आबादी है जिनको प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, और हाउसिंग की वजह से हम इकॉनमी को किक स्टार्ट भी कर सकते हैं। और उसके लिए अभी तक जो इकदाम है वो मेरा ख्याल प्लानिंग स्टेजेस में ही है, वो सामने अभी नहीं आया कि उसके अदारे किस किस्म के नए अदारे बनाने पड़ेंगे जो ये काम आगे लेके चलें, और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी, उसके साथ साथ आपको पेंशन फंड्स और प्रोविडेंट फंड्स बनाने पड़ेंगे जो हाउसिंग में जाएं। तो ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी गवर्नमेंट इस चीज़ को कर लेगी ऑर्गेनाइज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बगैर ये काम हो नहीं सकता। हुकूमत का काम है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे ताकि उसमें हाउसिंग जो है वो बननी शुरू हो और सिस्टमेटिक तरीके से बने, और लोग जो हैं वो अपनी बचत जो है वो हाउसिंग में डालें। और आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है, और इसको हमें पूरी तरह से सही तरीके से करना चाहिए ताकि ये बेशुमार हाउसिंग इंडस्ट्री जो है ये पाकिस्तान को की इकॉनमी को बहुत बड़ा एक जंप दे सकती है। ठीक है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बड़ा जंप दे सकते हैं प्रोजेक्ट। जनरल साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो बरादराना ताल्लुकात हैं सारी दुनिया जानती है। मौजूदा हुकूमत पर सऊदी क़यादत ने भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, वहाँ से बड़ा मुआशी पैकेज भी मिला। हुकूमत ने वाजे किया कि मुआशी पैकेज ये मशरूत नहीं है। यमन जंग में पाकिस्तान ने सालिसी की पेशकश भी की। इस मुआशी पैकेज के मिलने के फ़ौरन बाद ही ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। पाकिस्तान के सालिसी का जो किरदार है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट के लिए वो बात कर लूँ कि हाउसिंग के मतलब, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ बिल्कुल, और थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर से भी मेरा ताल्लुक रहा है। देखिए, बात ये है कि ये इतने 50 लाख घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। जो इसका फाइनेंशियल मॉडल है वो देखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो पैसे उस वक्त तक नहीं डालता जब तक उसको रिटर्न्स और प्रॉफिट्स का इम्कान ना हो। तो जिन गरीब लोगों को आप ये घर देना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें ये सकत होगी कि वो टाइम पे सारी किस्तें अदा कर सकें और वो जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे रिकवर कर सके। तो
कोई तीसरा मॉडल बनाना पड़ेगा, जो अभी तक मैं नहीं समझा हूं कि ये कैसे होगा। ये ज़रा मुश्किल काम है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी और कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब से बाद में आप इस पर कर लीजिएगा, वो इस पर तबसरा कर दें। पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा हिस्सा ब्लैक इकॉनमी और ग्रे इकॉनमी का है। मैं उस तरफ आऊंगा सर, मैं उस तरफ आऊंगा छोटी है ब्लैक इकॉनमी की तरफ। एक बात मैं कर जाऊं, क्योंकि दोबारा मैं इस पे बात नहीं कर सकूंगा। वो ये है कि इस वक्त तो हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं वो सहमे हुए हैं, क्योंकि ब्लैक इकॉनमी और ग्रे इकॉनमी के लोगों ने बैंकों में पैसा नहीं रखा हुआ, घरों में रखा हुआ है, तिजोरियों में रखा हुआ है, और किसी तरीके से रखा हुआ है, जमीनें वगैरह खरीद कर। तो उनको आप इंसेंटिव जब तक नहीं देंगे कि वो इंडस्ट्री लगाएं, तो ये सर मैं उस तरफ बात करूंगा, आप थोड़ा सा सालिसी किरदार पर रोशनी डाल दें, फिर हमें ब्रेक पर जाना है। जी जी जी। सालिसी किरदार की एक बुनियादी शर्त होती है कि दोनों साइडें इस बात पर मुत्तफिक हों कि वो आपकी सालिसी पर एतमाद करते हैं और आपकी सालिसी को मानते हैं। और सालिसी उस वक्त कामयाब होती है जब दो मुल्कों के दरमियान जब सालिसी करवा रहे हों, आपके ताल्लुकात लगभग एक जैसे हों। इस केस में मेरा ख्याल है सालिसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे हैं और आपके ताल्लुकात ईरान के साथ उतने गहरे नहीं हैं। इतने गहरे नहीं हैं। आपको पॉइंट सामने आ गया। खालिद नईम लोधी साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सिलसिला जारी है, मुआशी मैदान में और खारजी मैदान में किन चैलेंजेस का सामना है, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। अब बात टैक्स निज़ाम की करेंगे। इसमें इस्लाहात लाए बगैर हम अपना टैक्स नेट वो बढ़ा नहीं सकते हैं, और FBR में भी जिद्दत इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, टैक्स की चोरी कैसे रोकी जा सकती है और टैक्स नेट को फ़रोग देने के लिए फौरी तौर पर क्या मुश्किल बड़े फैसलों की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिंप्लिफिकेशन करनी पड़ेगी। आपका टैक्स निज़ाम जो है इस वक्त इतना कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा हो चुका है कि एक आम आदमी को वो उससे कंप्लायंस करनी बहुत मुश्किल है। और बहुत से छोटी बिजनेसेस हैं जो उनको भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके पास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो उनके टैक्स बना के देगा, तो फिर वो कंप्लायंट होंगे। तो ये टैक्स निज़ाम जो है पाकिस्तान के लिए अब मौजू नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ऐसे तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाए जो आसान भी हो और जिसमें टैक्स का बर्डन भी कम हो। तो फिर ये पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को बहुत ज़्यादा आसान करना पड़ेगा। माज़रत है डॉक्टर साहब, मुख्तसर जवाब चाहिए। जनरल साहब, आपसे भी मुख्तसर जवाब की तवक्को रखूंगा, वक्त कम है। CPEC पीछे हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इमरान खान ने दौरा चीन में जो दोस्त मुल्क की क़यादत को बावर करा दिया कि CPEC पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। भारत की साजिशें चल रही हैं वो अपनी जगह। सऊदी अरब समेत कई अहम ममालिक हैं जो इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। इस मनसूबे में शामिल करना चाहिए इन ममालिक को, क्या राय है आपकी? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि चूंकि ये CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको भी शामिल करना है चाइना से पहले बात करके फिर शामिल करें। पहले भी मेरे ख्याल थोड़ी सी नाराज़गी इस बात पर हुई है कि उनको बाद में पता चला कि हम किस किस को शामिल कर रहे हैं। अगर वो साथ वो दोनों फरीक राजी हों, पाकिस्तान और चाइना, फिर तो जिसको मर्जी शामिल कर लें। और ये भी ख्याल रखें कुछ ऐसे फरीक न शामिल हो जाएँ जो कि असल में इसको ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि CPEC तभी चलेगा अच्छे तरीके से जब अफगानिस्तान में अमन होगा और जब जो लोग इसको सबोताज करना चाहते हैं वो अपना या तो नजरिया चेंज करेंगे या अंदाज चेंज करेंगे। इसलिए ठीक है, अफगानिस्तान में अमन बहुत जरूरी है CPEC को आगे बढ़ाने के लिए। डॉक्टर साहब, ब्लैक इकोनॉमी का जिक्र पहले भी हुआ था, इस पर कंट्रोल बड़ा चैलेंज है। हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जायदादें, अशिया, सर्विसेज कैश के बदले फरोख्त कर दी जाती हैं। पाकिस्तान में कैश इकोनॉमी में बेहतरी के लिए कौन से उमूर हैं जो तवज्जो तलब है? देखिए, जो पहले हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम क्योंकि इतना पेचीदा है
जो टैक्स निज़ाम के बाहर रहता है वो उसकी ज़िंदगी आसान रहती है। सो आई थिंक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो टैक्स निज़ाम को बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि आसानी से उसके अंदर आप शामिल हो सकें, और दूसरा फिर क्रैक डाउन करना पड़ेगा कि जो लोग टैक्स निज़ाम में फिर भी बाहर हैं उनको उसके अंदर लाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप डिजिटली भी हर चीज़ देख सकते हैं, हर घर को देख सकते हैं, हर फैक्ट्री को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप सैटेलाइट इमेजरी से देख सकते हैं कि एक शहर में कितने कारखाने हैं और क्या वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। सो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके सिंप्लीफाई सिस्टम बनाएं तो बड़े आसानी से हो सकता है। ठीक है, सिस्टम बनाना पड़ेगा। मुश्किल बात नहीं फाटा होगी। इंज़माम बड़ा काबिल सताइश फैसला है। इस इलाके में तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा, वहाँ के लोगों की महरूमियाँ दूर होंगी। बड़ी ताख़ीर इसमें कर दी गई है, मगर अब उम्मीद के क्या पहलू सामने आएंगे इस हवाले से जो इंतजाम किया गया? जी मेरा ख्याल है कि अभी तक तो इंतजाम मुकम्मल तौर पे हो नहीं पाया, क्योंकि सिस्टम्स जब चेंज होते हैं एक सिस्टम और उम्मीद है अब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने केपी हुकूमत से एक दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब मांग लिया है। जी, सियासी निज़ाम चेंज करने में, माशी निज़ाम चेंज करने में, वहाँ का माशरती निज़ाम चेंज करने में, तालीमी निज़ाम चेंज करने में, भाई ये तो साल साल लगेंगे। और एक इंटरम अरेंजमेंट होना चाहिए था जिसका मैं फुकदान देख रहा हूँ कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो कुछ देर के लिए आपको एक इंटरम सिस्टम का इंतज़ाम करना पड़ता है, वो वहाँ पर नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि तेज़ी से हुकूमत को कुछ इसके बारे में सोचो विचार करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि अब एक सिस्टम को कालादम करार दे दें और दूसरा सिस्टम वहाँ पर मौजूद ना हो। जैसे कोई स्टे किसी सिस्टम को मिल जाए तो उसका कोई मुतबादिल इंतज़ाम होना ज़रूरी होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें ताख़ीर हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो रही है। डॉक्टर साहब, और मईशत की बेहतरी के लिए शरह सूद में कमी और रुपए की कदर में इजाफा नागुज़ीर है। पीटीआई हुकूमत ने एक बजट दिया था सितंबर में, अब एक नए बजट की बातें हो रही है जनवरी के वस्त में। तो अगर ये बजट आता है मिनी बजट, तो ये IMF के दबाव पर तो नहीं आ रहा जो खबरें सामने आ रही हैं? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान को इक़दाम की ज़रूरत है या नहीं। और जैसे हम पहले कह चुके हैं कि इतने बड़े बड़े इम्बैलेंसेस हैं, खसारे हैं, फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन्वेस्टमेंट का डेफिसिट है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, फिर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिसिट है, वो चीज़ें नहीं हो रही। तो ये सारी डेफिसिट्स को आपको ठीक करना है। और सबसे पहले अगर आप फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं, मिनी बजट्स ला रहे हैं, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को ठीक करना होगा। दिफाई उमूर के माहिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, 2018 तल्ख़ शीरीं यादें लिए रुखसत हो रहा है। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि 2019 पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली लाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।